हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद खान और लॉ एग्जाम डेस्टिनेशन एक नया सीरीज लेकर आया है जो कि है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। और हम डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ कटिंग्स होंगे, जो भी रिलीवेंट न्यूज़ कटिंग्स होंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो 3 ईयर लॉ के रिगार्डिंग हो, 3 ईयर लॉ के रिगार्डिंग या फिर 5 ईयर लॉ के रिगार्डिंग हो, इंट्रेंस जो CUET या फिर MS सेट या तेलंगाना सेट या और दूसरे जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराते हैं उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, एक तो करंट अफेयर्स जो है वो हम देखेंगे, साथ में जो लीगल से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है, जो लीगल करंट अफेयर्स होता है जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गया, लीगल मैक्सिम्स का फ्रीक्वेंट यूज हो गया डे टू डे लाइफ में, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो या फिर और दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। उसके अलावा इंग्लिश हम देखेंगे, जो कॉम्प्रहेंशन स्किल होता है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे अगर आप डेली करंट अफेयर रीड करते हैं। साथ में आपके वोकैब जो है वो बढ़ेगी, वोकैब आपको इम्प्रूव करना है। उसके अलावा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यूज होते हैं उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा GK GS और स्टैटिक GK के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जब एनालिसिस करेंगे तो हम उसके बेसिक चीज़ें जो बैकग्राउंड है उसको भी साथ में लेके चलेंगे और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इतनी चीज़ें लेकर जाएंगे अगर आप डेली करंट अफेयर्स में अपना डेली 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे @अहमद खान TLP पे, अहमद खान TLP पे आप हमें टेक्स्ट करिए, हम आपको ये PDF प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम अपने जो डेली करंट अफेयर्स का एक चैनल है, क्लोज चैनल है टेलीग्राम का, उसमें भी आपको ऐड कर देंगे और आपको वहाँ से डेली करंट अफेयर्स का जो है लिंक मिलता रहेगा। अब हम आगे मूव करते हैं तो हमारा पहला करंट अफेयर्स ये है कि जो 3 स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट के जो 3 स्टेट्स हैं उसमें इलेक्शन हुआ, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। इन तीनों स्टेट्स में, त्रिपुरा और नागालैंड में BJP और उसकी एलाइड पार्टी जो है मेजॉरिटी में पहुंच गई है, जबकि मेघालय में हंग असेंबली है, मतलब सॉरी हंग वर्डिक्ट है। अभी तक का सिचुएशन ये है, अगर अलायंस फॉर्म होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होगी, अदरवाइज अगर अलायंस नहीं फॉर्म होता है और एक फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दिखता है तो आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल होता है उसके लगने के चांसेस बनेंगे। अभी हम देखते हैं हंग वर्डिक्ट के, अगर अलायंस फॉर्म होता है तो गवर्नमेंट बनने के ज़्यादा चांस है और 356 का एप्लीकेशन ये ऐसे सिचुएशन में नहीं होगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपके कमिंग एग्जाम में कि यहाँ पे जो है वो CM कौन है, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय के जो कमिंग CMs है उनके रिगार्डिंग पूछ सकता है कि कौन CM है। दूसरा जो है स्टैटिक GK से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है कई बार पिछले एग्जाम में, आगे भी पूछ सकता है कि त्रिपुरा का कैपिटल क्या है, तो त्रिपुरा का कैपिटल जो है वो अगरतला है। नागालैंड का कैपिटल क्या है, तो नागालैंड का जो कैपिटल है वो कोहिमा है। मेघालय का कैपिटल क्या है, तो मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। तो इस तरीके का स्टैटिक GK भी करंट अफेयर से ही अटैच करके आजकल पूछने का जो ट्रेंड चला हुआ है, तो हमें करंट अफेयर्स पे खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है इस न्यूज़ आर्टिकल से। बाकी आप रीड कर सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है वुमेन्स कोटा बिल, कविता टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। तो ये जो के कविता है ये एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, MLC हैं, जो कि बिलोंग करती हैं तेलंगाना स्टेट से। और ये जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब BRS हो गया है, भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी, TRS से BRS, उसके जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उनकी ये डॉटर हैं। इनका डिमांड है कि वुमेन कोटा बिल जो है वो लाया जाए और जो है पार्लियामेंट में जो है उनमें रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन को। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऑलरेडी भी कई बार इस तरीके का जो है डिमांड उठ चुका है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी द्वारा और ये न्यूज़ में रहा है। तो अगर गवर्नमेंट कोटा बिल लेकर आता है तो उसका जो है पावर कहाँ से ड्रॉ करेगा, क्या ग्राउंड बनेगा उसका, तो उसका पावर ड्रॉ करेगा आर्टिकल 15 के सब आर्टिकल 3 से, जहाँ पे ये कहता है कि चिल्ड्रेन और वुमेन के लिए जो है स्पेशल लॉज जो है गवर्नमेंट बना सकता है और उससे आर्टिकल 15 का जो है वो वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि
किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 15(3) कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक लॉ बनाया जा सकता है। और हमने देखा भी है प्रीवियसली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्पेशल लॉज बनाए गए हैं पंचायत और म्यूनसिपल में, जिसमें वुमेन को 33% से लेकर 50% तक कोटा दिया गया है। तो उसका भी जो लेजिटिमेसी है वो यहीं से ड्रॉ किया गया है। तो हमें आर्टिकल 15 और 3 जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाथरस का जो मैटर हुआ था, हाथरस का जो इशू था, उसमें फाइनल जजमेंट ने लोअर कोर्ट जो है वो फाइनल जजमेंट दे दिया है। लोअर कोर्ट का यहाँ पे मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट है उसने अपना जजमेंट दिया है इसके रिगार्डिंग। तो इस जजमेंट में 4 लोग मेन एक्यूज थे, जिसमें एक को जो है सजा सुनाया गया है और 3 लोगों को जो है फ्री कर दिया गया है इस ग्राउंड पे कि जो है एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस ग्राउंड दिया गया कि लैक ऑफ एविडेंस था, उस पर रिलीज किया गया। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पार्टी थी, जो प्रोसिक्यूटिंग पार्टी जो थी वो डिमांड कर रही थी कि इन लोगों को 302 में जो है पनिशमेंट मिले। और हम जानते हैं 302 जो है मर्डर के लिए, मतलब मर्डर का पनिशमेंट जो है 302 में दिया हुआ है और 300 में मर्डर को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन सजा जो एक एक्यूज को मिला वो मिला कल्पेबल होमिसाइड के अंदर, ना कि मर्डर के अंदर। और कल्पेबल होमिसाइड को 299 में डिफाइन किया गया है और उसका पीनल प्रोविजन जो है 304 में दिया है। तो कल्पेबल होमिसाइड में उसे सजा मिला। नेक्स्ट क्या है कि इस मैटर को कोर्ट ने माना है कि ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंडर में भी आता है और साथ में इसी वजह से 50,000 फाइन भी किया है जो यहाँ पे कन्विक्ट हुआ है उसके ऊपर। बाकी इस मैटर को जो है, जब ये मैटर रेज हुआ था तो उस समय पुलिस पुलिस का जो वो रवैया था वो काफ़ी मतलब इनडिफरेंट था और जो है उन्होंने मतलब इस पे एक्शन नहीं लिया था उस समय टाइमली। तो उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है सुओ मोटो इस केस को लिया था और फिर उसके बाद में ट्रायल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है भेजा था। तो इस सुओ मोटो क्या होता है इसे हमें समझना है। सुओ मोटो वो है जब कोई भी कोर्ट जो है खुद से एक्शन ले, खुद से विदाउट anyone going to approach the court, but when court realize himself कि ये ऐसा मैटर है जिसे कॉग्निजेंस में लेना चाहिए और किसी के एप्लीकेशन देने से या किसी के कोर्ट के पहुंचने से पहले खुद से कोर्ट इसे संज्ञान में ले ले, कॉग्निजेंस में ले ले, तो उसे हम कहते हैं सुओ मोटो। ये एक लीगल मैक्सिम है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये लीगल मैक्सिम। तो सुओ मोटो यहाँ पे केस को लिया गया है। तो इतना चीज़ जो है वो हमें यहाँ से लेके जाना है। बाकी जो एक्यूज है वो सेटिस्फाइड नहीं है इस जजमेंट से और एक्यूज के लॉयर्स ने कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज करेंगे, लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को। वर्डिक्ट क्या होता है, जो फाइनल मतलब जो जजमेंट होता है कोर्ट के द्वारा उसे वर्डिक्ट बोलते हैं। तो इस वर्डिक्ट को जो है चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं कि पहली वुमेन एमएलए जो है वो कौन है। नागालैंड स्टेट की पहली बार जो है 2 वुमेन एमएलए इलेक्ट की गई हैं। ये दोनों वुमेन कौन है, हेक्नी जखालू, आई एम सॉरी ये नागा नेम्स है तो वी माइट बी नॉट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली, बट हम इसका स्पेलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है HEKANIJAKHALU, हेक्नी जखालू। एंड जो दूसरी मेंबर हैं वो है सलूतुनुस क्रूसे, SALHOUTUONUOKRUSU। तो ये जो मेंबर हैं वो NDPP पार्टी की हैं। NDPP पार्टी स्टैंड फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, तो इसकी ये मेंबर हैं और ये 2 पहली वुमेन
एमएलए हैं जो कि नागालैंड स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। बाकी आप इधर डिटेल से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक पैनल फॉर्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा for the appointing the election commission as for the appointing the election commissioners as well as chief election commissioner। तो हम जानते हैं करंट जो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रेंथ है वो है 3 मेंबर की ये बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसके रिगार्डिंग आगे भी एक न्यूज़ कटिंग है जिसमें हम डिटेल से इस पे बातें करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 3 मेंबर की बॉडी होती है जो इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर है। अब जो पैनल बना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे ग्राउंड दिया है कि फायर्स इंडिपेंडेंस होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होना चाहिए और ऑनेस्टी होना चाहिए किसी भी इलेक्शन कमीशन में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के। और दूसरा ग्राउंड क्या लिया है ऐसा पैनल फॉर्म करने के लिए कि इस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होना चाहिए और एक्सक्लूसिव कंट्रोल केवल मतलब जो है नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। इसमें जो है और भी लोग जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है और जुडिशरी जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी का भी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 ग्राउंड लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक पैनल फॉर्म किया। पैनल के जो है वो 3 मेंबर होंगे, एक जो सीजीआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो होंगे, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन जो होंगे और तीसरे जो होंगे ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब ये 3 लोग मिलके जो है एक पैनल, ये 3 मेंबर का जो पैनल है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। साथ में ये भी कहा है कि पार्लियामेंट जो है इस पर एक लॉ लेकर आए। जब तक लॉ नहीं लाता तब तक पैनल के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, अदरवाइज पार्लियामेंट एक इस पर लॉ लेकर आए जिससे इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन को मेंटेन किया जाए। हम आगे इस पे और डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आप रख सकते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट क्वेश्चंस क्रिप्टिक ऑर्डर रिजेक्टिंग बेल फॉर नौलखा। क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है? क्रिप्टिक मतलब होता है मिस्टीरियस, और ये रिलेटेड है कि पहले गौतम नौलखा को जो बेल था वो ग्रांट किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के। फिर एक दूसरा उनके ऊपर यूएपीए का जो है वो मामला चल रहा था, उसमें जो लोअर कोर्ट था उनका बेल जो है वो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई भी उस पर रीजनिंग नहीं दी। जबकि लॉ कहता है यूएपीए का कि अगर आप किसी को बेल ग्रांट कर रहे हैं या फिर बेल जो है वो डिनाई कर रहे हैं, दोनों ग्राउंड पे आपको एक प्रॉपर रीजनिंग जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेल को डिनाई कर दिया, नहीं दिया, लेकिन प्रॉपर रीजनिंग नहीं दिया। उसके ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है रिजेक्ट कर दिया जो बेल ना ग्रांट करने वाला था, और साथ में जो है एक बेंच, डिवीजन बेंच के सामने भेजा है, मतलब कि इस पे जो है एक फर्दर जो है वो जजमेंट दिया जाए। नेक्स्ट है कि एक माइनर जो था वो एक माइनर, कुछ माइनर्स थे, मतलब यहाँ पे माइनर्स यूज किया है, तो देयर आर मोर देन वन। तो किल्स 2 सिक्योरिटी गार्ड इन आंध्र प्रदेश गुंटूर। गुंटूर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया गया माइनर के द्वारा। माइनर मीन्स बिलो 18 की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आईपीसी का प्रोविजन देखें तो माइनर से रिलेटेड अगर कोई क्राइम करता है तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, तो माइनर अगर बिलो 17 है तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 82 कहता है कि अगर बिलो 17 कोई भी माइनर है तो दैट इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। वो इनकेपेबल है क्राइम कमिट करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में अगर वो इनकेपेबल है क्राइम कमिट करने के लिए तो उसके ऊपर कोई भी सेक्शन जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। तो 82 जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर माइनर का एज 7 to 12 ईयर्स के बीच में है तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी कहता है कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी देखा जाएगा कि उसका लेवल ऑफ मेच्योरिटी क्या है, कितने लेवल ऑफ मेच्योरिटी, उस हिसाब से उसके कुछ जो है पनिशमेंट के रूप में जो है जुवेनाइल केयर में भेजा जा सकता है।
लेकिन अगर 12 से ऊपर है, 12 और 18 के बीच में है, तो इसके रिगार्डिंग जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो उसकी अप्लीकेबिलिटी होती है और उसमें जो है देखा जाता है और उसके रिगार्डिंग कुछ पनिशमेंट जो है जुवेनाइल्स को जुवेनाइल केयर में भेज के दिया जाता है। ये एक तरीके से पनिशमेंट नहीं है, ये एक तरीके का रिफॉर्मेटरी सेंटर होता है जहाँ पे उन्हें रिफॉर्म के लिए किया जाता है। फिर दूसरा प्रोविज़न इनके रिगार्डिंग है, अगर 16 to 18 के बीच में एज है तो वहाँ पे टेस्ट करते हैं कि इनका मेंटल लेवल क्या है, कितने मेच्योर हैं, और दूसरा देखा जाता है कि इनका बोन जो है वो कितना डेवलप है। इन दो ग्राउंड पे अगर मेंटली मेच्योर है और बोन भी नॉर्मल ह्यूमन के इतना डेवलप्ड है तो इनको जो है एक एज अ एडल्ट जो है इनका ट्रायल किया जा सकता है, एडल्ट ट्रायल। तो ये जो है माइनर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन, और उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करें। पहले तो इलेक्शंस कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इलेक्शंस जो मेंशन है वो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इलेक्शन। और आर्टिकल 324 to 329 जो है वो डील करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। तो आर्टिकल 324 जो है जिसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, जो कि बताता है कि इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी होगी उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और साथ में प्रेसिडेंट को जितना मतलब लगता है कि होने चाहिए मेंबर, उस हिसाब से प्रेसिडेंट उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो करेंटली जो स्ट्रेंथ है वो 3 है, डिसाइडेड है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। और इनका रिमूवल का क्या प्रोविजन है, तो रिमूवल में इनके हम देख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है, लेकिन इसमें केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला कि उसका रिमूवल का जो प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल का क्राइटेरिया है वो प्रोविजन इनके पे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 124 के जो सब आर्टिकल 4 हैं उसमें जो है प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर रिमूवल किया जाएगा तो क्या प्रोसीजर जो है अपनाया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे 124 के 4 में जो है डिस्कस किया गया। तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग में प्रोविजन ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिमूव किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में, उनको अगर रिमूव किया जाएगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओपिनियन से प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकता है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। फिर उसके अलावा क्या है कि ये किस किस का इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, जो कि 324 में ही दिया हुआ है। तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी इलेक्शन है सबको कंडक्ट कराएंगे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे ये पंचायत और म्यूनसिपल का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं कंडक्ट कराता है। फिर उसके अलावा इनका सिक्योरिटी, जो कि यहाँ पे बात क्या है, न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन हैविंग टेन्योर बिलो 6 ईयर ब्रीच ऑफ लॉ। इलेक्शन कमिश्नर का जो 6 ईयर से कम जो टेन्योर होता है वो एक ब्रीच ऑफ लॉ है। इससे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उतना एक्सपीरियंस, मतलब जब एक्सपीरियंस डेवलप करता है तब तक उसका टेन्योर जो है वो ख़त्म होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे टेन्योर के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मतलब प्रोविज़न नहीं दिया। इसके रिगार्डिंग एक एक्ट है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। उसमें सेक्शन 4 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर होगा वो 6 साल होगा या फिर जब तक वो 65 ईयर्स ऑफ एज अटेंड कर ले। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना ठीक नहीं है जिनके 1 साल या 2 साल ही बचा हुआ है टेन्योर में, तो वो 6 ईयर टेन्योर होल्ड नहीं कर पाएगा। उसका 65, अगर 63, 64 एज के कोई पर्सन अपॉइंट होता है तो उसका टेन्योर 1 से 2 साल होगा और इतने कम समय में उसको अनस्टेबिलिटी रहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 ईयर जो है बिलो जो है वो नहीं होना चाहिए। इस पे जो है गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हुए बताया है कि ये ब्रीच ऑफ लॉ में आ जाता है क्लियरली, जिसका मतलब जो है टेन्योर 6 ईयर से कम हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा इसका जो केस है ये यहाँ पे लिखा है, इधर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये केस क्या है, केस का नाम क्या है। तो केस का नाम जो है वो है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो अभी हमने देखा इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट का जो
जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट टेन्योर से रिलेटेड बात कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एक जो है पैनल बना रहा है, अपॉइंटिंग पैनल बना रहा है, जिसमें CGI लीडर ऑफ अपोजिशन और प्लस प्राइम मिनिस्टर जो इसके मेंबर हैं। तो उस केस का नाम क्या, तो केस का नाम आप याद रखिएगा, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये लैंडमार्क केस है 2023 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिफॉर्मेटरी जो है एक्शंस पे जो है वर्क किया है, बात किया है। उसके अलावा एक ये दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद हम जानते हैं कि अडानी का शेयर जो है मार्केट में गिर गया, और हिंडनबर्ग जो है एक US बेस्ड एक छोटी सी कंपनी है जो कि रिसर्च करती है कि कंपनी जो बाकी कंपनीज हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है। अडानी ग्रुप जो है वो दे आर मैनिपुलेटिंग शेयर्स प्राइसेस, शेयर के प्राइसेस को जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये एक फ्रॉड में आता है, दैट इज अकाउंटिंग अ फ्रॉड इसके ऊपर। और इसके ऊपर फिर काफ़ी न्यूज़ में था, और यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो अपोजिशन है वो डिमांड कर रहे थे कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया जाए ताकि इसका जो है मैटर सामने आए, लेकिन इवन तो गवर्नमेंट उस पर तैयार नहीं हुई। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दिया है जिसको हेड करेंगे जस्टिस अभय मनोहर सापरे। जस्टिस अभय मनोहर सापरे रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इसको हेड करेंगे इस कमेटी को। साथ में इस कमेटी में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें और कौन कौन इंक्लूडेड होगा। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया OP भट्ट, रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जज जस्टिस JP देवधर, फॉर्मर चीफ of New Development Bank of BRIC countries KV Kamath, co-founder of Infosys Nandan Nilekani, and securities expert and lawyer सोमेश्वर सुदर्शन। तो ये जो है आप देख सकते हैं 5 मेंबर जो है इसमें हैं। द एक्सपर्ट कमेटी वाज, और इन्हें एक्सपर्ट कमेटी को बोला है कि 2 महीने में विदिन 2 मंथ दे हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट। तो ये जो है इतना चीज़ें हमें यहाँ से लेके जाना है, मतलब याद रखना है। नेक्स्ट है लास्ट में इन द एंड वर्ड ऑफ द डे। यहाँ पे क्या है, क्योंकि द हिंदू डेली एक वर्ड ऑफ द डे देता है जो कि रिलेवेंट और करंट अफेयर में रेगुलर, इसका मतलब एनीथिंग टेंड टू अराउज, मतलब कोई भी चीज़ जिससे आपको जो है कुछ करने का इच्छा करने लगे, आपको एक्टिव करे, एजाइल करे, कोई भी चीज़ जो आपको एक्टिव और एजाइल करते हैं उसके लिए फिलिप FILLIP है, फिलिप। तो दैट इज़ द वर्ड ऑफ द डे फॉर टुडे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और अगर आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके।